हेलो फ्रेंड, मैं विनोद कुमार श्योर सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। आपको पता है कि बीपीएससी का प्री का एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो चुका है और संभावित डेट लग रहा है कि यह एग्ज़ाम लास्ट मार्च और फर्स्ट वीक अप्रैल में होने की संभावना है। और यह बहुत कुछ जिनकी तैयारी अच्छी हो चुकी थी उनके लिए तो दुखद है, लेकिन जिनकी तैयारी कुछ अधूरी रह गई थी उनके लिए एक अच्छा संदेश है। कहा जाता है कि जो भी होता है कुछ अच्छे के लिए होता है। तो अभी आपके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बहुत सुनहरा अवसर है और ये टाइम को आप कंज्यूम कर सकते हैं, अपनी तैयारी में लगा सकते हैं। जिसके चलते देखिए, समय जब मिला है तो आपकी प्री की भी तैयारी अच्छी हो सकती है। इसमें जो जो सेक्शन बचा हुआ है उसको आप रिवीजन कर सकते हैं, क्वेश्चन के थ्रू उसका एनालिसिस कर सकते हैं, उसको रिवीजन कर सकते हैं क्वेश्चन के थ्रू, या जो टॉपिक रह गया है उसकी तैयारी अच्छे से हो सकती है। साथ में जो ऑप्शनल पेपर जो है, मान लीजिए एक ऑप्शनल पेपर मेंस में जो होता है उसकी तैयारी आप अभी कर सकते हैं। आपके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, बहुत बढ़िया समय मिल गया है कि ऑप्शनल पेपर की तैयारी अभी की जा सकती है। बहुत बच्चे हैं जो ऑप्शनल पेपर की तैयारी कर लिए होंगे या कर रहे होंगे। कुछ बच्चे हैं जो पहले प्री पे फोकस करते हैं। उनके लिए मैं बता दूं कि पहले ऑप्शनल पेपर की तैयारी एग्ज़ाम प्री एग्ज़ाम के पहले हो जानी चाहिए, क्योंकि प्री एग्ज़ाम के बाद जब रिजल्ट आता है तो वो समय नहीं मिलता है कि आप ऑप्शनल पेपर की तैयारी कर सकें। वह समय सिर्फ मेंस जीएस की तैयारी के लिए होनी चाहिए और ऑप्शनल पेपर प्रैक्टिस करने के लिए। इसके लिए आपको पहले से ही प्रिपेयर होना पड़ेगा ऑप्शनल पेपर के लिए। और बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी बीपीएससी के द्वारा आप लोगों को मिला है कि आप इस समय का लाभ उठा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और जीएस के साथ साथ जो भी ऑप्शनल पेपर है, वैकल्पिक विषय है आपका उसकी तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं। लगभग अगर मान लीजिए संभवतः यह लास्ट मार्च में होता है, फर्स्ट वीक अप्रैल में होता है, तो आपके पास 2 महीने का समय है। 2 महीने में अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं, पर डे अगर 4 घंटा ऑप्शनल पेपर पर देते हैं तो आपकी तैयारी 2 महीने में लगभग 60% कंप्लीट हो जाएगी और बाकी का 40% आप बाद में कर सकते हैं और उसके बाद प्रैक्टिस के थ्रू इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसी तरह देखा जाए, मैं विनोद कुमार इस संस्थान में हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय पढ़ाता हूं और हम लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं वैकल्पिक विषय। मेरा जो हिंदी साहित्य है वैकल्पिक विषय के रूप में, इसकी क्लासेस 17 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है। 17 दिसंबर दोपहर 2 बजे से क्लासेस स्टार्ट हो रही है। आप इसके साथ जुड़ना चाहते हैं हिंदी साहित्य के साथ तो अवश्य जुड़ सकते हैं और भरपूर लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि 1.5 से 2 महीने आपके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जीएस के साथ साथ ऑप्शनल पेपर की तैयारी करने के लिए। और हमारी संस्था जो है विभिन्न विषयों की तैयारी स्टार्ट कर दी है, क्रमिक रूप से वो डेट अनाउंस हो रहे हैं। फिलहाल हिंदी साहित्य के लिए 17 दिसंबर से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। 17 दिसंबर दोपहर 2 बजे से इस क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो आप अवश्य रूप से जुड़ें और निश्चित रूप से जुड़ें और इससे लाभ उठाएं। चलिए, ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। जो भी बच्चे हिंदी साहित्य लिए हैं बीपीएससी में उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बहुत बढ़िया समय है कि आप जीएस के साथ साथ अपने वैकल्पिक विषय की तैयारी करें। और इस समय में 2-2.5 महीने में मैं मान के चलूं कि लगभग 60% की तैयारी हो सकती है। और हिंदी साहित्य ऐसा सब्जेक्ट है कि इसके लिए आपको स्पेशलाइज नहीं होना है, स्पेशल समय नहीं देना है। आप जीएस पढ़ें, जीएस पढ़ने के बाद जब आपका मन ऊब जाए तब आप हिंदी साहित्य पढ़ें। इससे 2 बेनिफिट होगा कि आपका समय भी यूज होगा, समय का यूटिलाइज होगा और उस समय में आप हिंदी साहित्य एक मनोरंजन परक विषय है तो मनोरंजन करते हुए आप तैयारी कर सकते हैं और फिर जब आप रिफ्रेश हो जाएं तब जीएस का पोर्शन पढ़ें।
इसके लिए देखिए, इसमें कथा, कहानी, उपन्यास है जो आपको रिफ्रेश करेगा और साथ में आपका समय भी बचाएगा और साथ में आपकी तैयारी भी होगी। हिंदी साहित्य ऐसा सब्जेक्ट है जो कम समय में अच्छी तैयारी हो सकती है। लगभग अगर पूरे सिलेबस को देखा जाए, जितने ह्यूमैनिटीज़ में वैकल्पिक विषय हैं, सारे विषयों से कम सिलेबस है हिंदी साहित्य का। इसकी तैयारी अगर पर डे आप 4 घंटा पढ़ते हैं तो 3 से 3.5 महीने में आप 75 से 80% मार्क्स ला सकते हैं। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अब देखा जाए बहुत इम्पोर्टेंट समय है। इसलिए अगर आप हिंदी साहित्य के स्टूडेंट हैं, हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, तो आप मेरे इस क्लास से ज़रूर जुड़ें और इसका भरपूर लाभ उठाएं। चलिए, मैं इसी के साथ एक टॉपिक डिस्कस करता हूं जो है भारतेंदु युग। ये आधुनिक युग का, आपको पता है हिंदी साहित्य में, हिंदी साहित्य के इतिहास में जो क्रमिक रूप से जो चैप्टर्स हैं वो पहले आदिकाल से स्टार्ट होता है। आदिकाल के बाद भक्ति काल, भक्ति काल के बाद रीतिकाल, और रीतिकाल में आधुनिक काल, रीतिकाल के बाद आधुनिक काल का समय आता है। और आधुनिक हिंदी साहित्य में बहुत सारी धाराएं चलती हैं, बहुत सारी धाराएं क्रमिक रूप से चल रही होती हैं। उसी धारा में पहला धारा है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग का समय आप देखेंगे कि 1850 से 1900 ईस्वी का है। भारतेंदु युग का समय कब है? 1850 से 1900 ईस्वी का। और देखिएगा, यह लगभग 50 वर्ष का, जो 50 वर्ष का समय है, इतना इस समय में भारतेंदु जी ने हिंदी साहित्य में इतने महत्वपूर्ण काम किए कि इनके नाम पर ही इस युग का नाम पड़ गया भारतेंदु युग। भारतेंदु युग, इनका भारतेंदु जी का पूरा नाम आपको होगा बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगर पूरा नाम देखा जाए तो बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र इनका पूरा नाम होगा। और इन्हीं के युग से आधुनिक साहित्य में हिंदी का प्रारंभ होता है। आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रारंभ अगर देखा जाए तो भारतेंदु युग से माना जाता है। अर्थात भारतेंदु जी का युग जो है ये आधुनिक हिंदी का प्रवेश द्वार भी कहते हैं इसे। मैंने कहा कि भारतेंदु युग को आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना जाता है और यहीं से भारतेंदु युग से ही आधुनिक काल का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। भारतेंदु में देखिएगा, भारतेंदु इनकी उपाधि है। भारतेंदु इनका पूरा नाम है बाबू हरिश्चंद्र और इनकी उपाधि क्या हो गई? भारतेंदु। भारतेंदु इनकी उपाधि हो गई, अर्थात भारत का इंदु, चांद, श्रेष्ठ। इंदु, भारतेंदु का अर्थ क्या हो गया? भारत का इंदु। इंदु का अर्थ हो गया कि सर्वश्रेष्ठ, हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्ति को इंदु कहा गया, अर्थात चांद श्रेष्ठ इसका तात्पर्य है। अर्थात इनका पूरा नाम क्या हुआ? भारतेंदु हरिश्चंद्र। बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से जानते हैं। और आपको पता है कि इन्हीं के युग से आधुनिक काल का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। देखिएगा, भारतेंदु युग में हम लोग पहले पृष्ठभूमि को समझने की कोशिश करेंगे कि भारतेंदु युग के पहले जो साहित्य की धाराएं थी उनका विषय वस्तु कुछ और था। लेकिन जब भारतेंदु युग स्टार्ट हुआ तो यहाँ से विषय वस्तु जो है नवजागरण परक चेतना हो गई, सामाजिक चेतना हो गई, सांस्कृतिक चेतना का उत्थान करने की परंपरा यहाँ से स्टार्ट हो रही है। और इसके पहले जो था, पहले रीतिकाल का, देखिएगा रीतिकाल का समय था। और रीतिकाल जो था, यहाँ पर आप देखेंगे यह जो रीतिकाल का साहित्य जो था ये जन समुदाय से कटा हुआ था, जनोन्मुखी नहीं था। इसलिए यह साहित्य उतना प्रभावी नहीं रहा समाज पर। और यह साहित्य जो था दरबारी परिवेश में लिखा जाता था। दरबारी परिवेश अर्थात सामंतों को खुश करने के लिए, दरबारी राजाओं को खुश करने के लिए साहित्य की रचना हुई।
और वो राजा जब भी खुश होते थे जब महिलाओं के नख-सिख का वर्णन किया जाता था, अर्थात यह शासक सामंतों और शासकों के मनोरंजन के लिए यहाँ की साहित्य की रचना हुई। साथ में यह श्रृंगार चित्रण भी था, अर्थात रीति काव्य में देखा जाए कि यहाँ श्रृंगार चित्रण और नायिकाओं का सौंदर्य चित्रण, अर्थात आपको पता है शासकों और सामंतों का मनोरंजन तभी हो सकता था जब श्रृंगार परक काव्य की रचना हो, और उस श्रृंगार परक काव्य में नायिकाओं के सौंदर्य का चित्रण हो, और नायिकाओं के सौंदर्य के चित्रण के साथ साथ उनके नख-सिख का वर्णन अर्थात रीति निरूपण किया जाए। नख-सिख का तात्पर्य है कि पैर से लेकर के सर तक के सौंदर्य का वर्णन किया जाता था कवियों के द्वारा। इसलिए यहाँ का साहित्य जो था यह मनोरंजन और सौंदर्य परक रह गया। ध्यान रखेंगे, रीति काल का साहित्य कहाँ रह गया? मनोरंजन परक और सौंदर्य परक की विषय वस्तु बन करके रह गई। मैंने कहा, ध्यान रखेंगे, रीति काव्य के साहित्य जो थे यह सामंतों और राजाओं को मनोरंजन किया करते थे, इसलिए यहाँ का साहित्य जो था यह मनोरंजन परक और सौंदर्य परक की विषय वस्तु बन करके रह गई। इसके बाद देखेंगे आदिकाल, इसके पहले जो था आदिकाल में आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ आदिकाल की भाषा जो थी, शैली जो थी, ये कविता थी, भक्ति काल की भी कविता थी और रीति काल की भी शैली कविता थी। और आपको पता है कविता सुनने में तो अच्छा लगता है, भावोन्मेष उत्पन्न करता है, हृदय से जोड़ता है और वो मधुर होता है, लेकिन उसकी भाषा जो है जन सामान्य तक नहीं पहुंचती। यही रीजन है कि आदिकाल से रीति काल तक के साहित्य जो थे ये जन समुदाय से कटे रहे, जन समुदाय से अलग रहे, समाज को अपने से नहीं जोड़ पाए। और यहाँ की विद्या जो थी ये पद विद्या थी और यहाँ की भाषा आपको पता है कि यह क्षेत्रीय भाषा में बंद करके रह गई। अर्थात आप देखेंगे ब्रज भाषा, अवधी भाषा, बुंदेलखंडी भाषा और राजस्थान में देखेंगे डिंगल पिंगल शैली में ये साहित्य बंद करके रह गई, जिसका प्रसार नहीं हुआ। और यहीं इसी के विपरीत जब भारतेंदु युग स्टार्ट हुआ, ध्यान रखेंगे, तो भारतेंदु युग का साहित्य जो था यह साहित्य समाज के उत्थान के लिए था। यहाँ का साहित्य जो था ये समाज के उत्थान के लिए था, पराधीनता विरोधी था यहाँ का साहित्य। आपको पता है हम लोग पहले से ही पराधीन थे, तो भारतेंदु युग का साहित्य का जो चेतना है, चित्रण है, यह नवजागरण परक चेतना है और यह सामाजिक सांस्कृतिक उत्थान का काल कहा जा सकता है, पराधीनता विरोधी चेतना कहा जा सकता है। यही नवजागरण परक चेतना अर्थात भारतेंदु युग के साहित्य की जो विषय वस्तु थी, आप ध्यान रखेंगे, एक तो समाज के उत्थान का, पराधीनता के विरोध का और नवजागरण परक चेतना थी। यहीं पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि भारतेंदु युग का साहित्य जो था ये जन उन्मुखी हुआ। आप ध्यान रखेंगे कि आदिकाल से रीति काल के बीच के जो साहित्य हुए ये जन उन्मुखी नहीं थे, जनता से नहीं जुड़ पाए, लेकिन यहीं पे भारतेंदु युग से जो साहित्य की रचनाएं हुई ये साहित्य जो था ये जन उन्मुखी था, अर्थात जनता को अपने से जोड़ा। अर्थात आप देख सकते हैं कि भारतेंदु युग से ही गद्य का विकास हुआ, गद्य के विकास के साथ साथ खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ, जो जन सामान्य की भाषा थी, जन संपर्क की भाषा थी और इस भाषा ने आम आदमी को अपने से जोड़ा, साहित्य से जोड़ा। और ध्यान रखेंगे यह जो गद्य का विकास होने के वजह से यहाँ का साहित्य जो था यह लोगों के भावों को, विचारों को सहज और सरल तरीके से व्यक्त कर सकता था। साहित्यकार भी थे,
गद्यात्मक भाषा शैली से अपनी विचारों को, अपने भावनाओं को जन सामान्य तक पहुंचा सकते थे और उनको अपने माध्यम से जोड़ सकते थे। अर्थात यह जो शैली थी संप्रेषण, इससे बहुत सरल संप्रेषण हो सकता था, जिसकी विद्या देखेंगे आप कथा, कहानी, नाटक और उपन्यास के माध्यम से इन्होंने साहित्य को जन सामान्य तक पहुंचाया और उनके प्रॉब्लम को समझा और उसके परख उनके विचारों को लेकर के साहित्य में स्थान दिया और उनके विषय वस्तु को उजागर किया भारतेंदु युग के साहित्यकारों ने। आपको ध्यान है कि यह जो था भारतेंदु, आपको पता है भारत जो था इस समय गुलाम था और गुलामी का मेन रीजन था कि अशिक्षा। आपको पहले से अंग्रेज़ों ने आपको आर्थिक शोषण किया, लेकिन देखा जाए आपको 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अंग्रेज़ों ने सामाजिक सांस्कृतिक शोषण भी करने लगा, जिसको जगाने के लिए यहाँ के साहित्यकारों ने अपना भरपूर योगदान दिया। और ये आपको पता है कि यह अशिक्षा के कारण ही हुआ। और यहाँ पर गद्यात्मक शैली में जब भाषा का विकास हुआ, साहित्य का विकास हुआ, तो जन सामान्य तक इन सब के प्रॉब्लम को पहुंचाया गया और उनकी बातों को सुना गया, समझा गया और उसके तहत उनके नवजागरण चेतना को जगाया गया, उनके कर्तव्य का एहसास दिलाया गया। अर्थात जो उनको यह एहसास दिलाया गया कि जब तुम सो गए थे तो बीच में जगे थे तो तुम स्वतंत्र थे, सुखी थे, संपन्न थे, लेकिन जब सो गए तो विदेशी आक्रांताओं ने तुम्हारे घर में घुसपैठ की और तुम पर शासन किया। अब तुमको जगने की आवश्यकता है, जगने की आवश्यकता है। और जगने की आवश्यकता इसलिए है कि तुम गुलाम हो। गुलामी की जंजीर तब तक नहीं छूट सकती है जब तक तुम जग नहीं सकते हो और उस शोषणकारी नीतियों का विरोध नहीं कर सकते हो। इसलिए इन साहित्यों ने अपना भरपूर योगदान दिया। तो देखिए, आपको जब हिंदी साहित्य में भारतेंदु युग से जब क्वेश्चन बनेंगे तो बहुत साधारण प्रश्न बनता है। यहाँ पर भारतेंदु युग की विशेषताओं की चर्चा करें। आगे की क्लास हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आप आए 17 दिसंबर को डेमो क्लास होगा, उससे जुड़ें और समझें, हिंदी साहित्य को समझें, उसके विषय वस्तु को समझें, क्वेश्चन के नेचर को समझें। मेरे पढ़ाने का जो टेक्निक होता है यह क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में होता है। मैं क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में क्लास लेता हूं ताकि आपको समझ में आए कि एग्ज़ाम में प्रश्नोत्तरों का रिप्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण कैसे करना है। इससे भरपूर फ़ायदा होगा। आप ध्यान रखेंगे कि आप हिंदी साहित्य अगर लिए हैं तो निश्चित रूप से 17 दिसंबर के क्लास को अटेंड करें और यहाँ से 17 दिसंबर दोपहर 2 बजे से क्लासेस स्टार्ट होंगी। आप इससे जुड़ें और भरपूर लाभ उठाएं, क्योंकि आपके पास बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और हिंदी साहित्य जो है यह कम समय में अत्यधिक अंक दिलाने में सफल है। इसके साथ भी आपके संप्रेषण क्षमता और संप्रेषण क्षमता भी बढ़ाने में आपको सुविधा प्रदान कर देगा, सहायता प्रदान करेगा। चलिए, इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।